नमस्कार। ये वाली वीडियो मैंने 12th क्लास के लिए बनाई है। सेकंड चैप्टर पे हम बात करेंगे। देखिए सेकंड चैप्टर क्या है, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसके प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ी, ये मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ता गया तो काम फैलता गया। जब जैसे ही काम का लेवल ज्यादा होता गया तो उसको मैनेज करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हमने अलग अलग मैनेजर अपॉइंट किए। अब उन मैनेजर को काम किस तरह से बताया जाए, किस तरह से उनको गाइडलाइंस दी जाए, ये सारी कहाँ शो होती है, ये शो होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि किस तरह से काम को अच्छे से किया जाए। इसके लिए आए थे हेनरी फ्योल। आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। हेनरी फ्योल कहाँ के थे? हेनरी फ्योल थे फ्रांस के। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि ये कहाँ के थे एमसीक्यूज में, तो बच्चे ध्यान रखें ये फ्रांस के थे। और फ्रांस में क्या काम करते थे? ये फेमस इंडस्ट्रियल थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से प्रिंसिपल्स दिए, कितने प्रिंसिपल्स दिए। तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, कितने प्रिंसिपल्स दिए? 14 प्रिंसिपल दिए। इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आगे इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिस बुक का नाम क्या था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। बुक का नाम क्या था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये इनकी फेमस बुक थी जो हेनरी फ्योल ने लिखी थी। ठीक है, इन्होंने एक बात और कही थी, थोड़ा सा ध्यान दें। इन्होंने डिफरेंस किया था बिटवीन प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स, कि सिद्धांतों और तत्वों में थोड़ा सा अंतर होता है। उन्होंने प्रिंसिपल्स को क्या कहा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कहते जो मैंने ये सिद्धांत बना दिए मैनेजमेंट के, जिनका आपको पालन करना है, ये यूनिवर्सल फैक्ट पे है। हर जगह आप चाहे जापान में चले जाएं, चाहे इंडिया में, चाहे आप अमेरिका में, कहीं भी जाएं, ये मेरे सिद्धांत हर जगह अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही फ्रांस के थे और इनके ये बनाए हुए 14 प्रिंसिपल हर जगह वैलिड हुए। दूसरी इन्होंने बात कही थी कि बिजनेस में जब भी आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे, जब भी कुछ होगा तो वो कॉज एंड इफेक्ट की वजह से होगा। देखो कॉज मतलब कोई कारण, इफेक्ट मतलब उसका परिणाम। जैसे छोटा सा एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए आप ठंड में भीग गए हो, बारिश में या कुछ भी, सर्दी लगी है तो उसके से आपको बुखार आएगा। कॉज मतलब सर्दी लगना। ठीक है, ठंड में आप कहीं फेस कर रहे हो और फिर इसका इफेक्ट क्या होगा कि आप बीमार पड़ोगे। ऐसे ही बिजनेस में होता है कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो इफेक्ट क्या होगा? प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा या फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल्स बता तो मैं रहा हूं, लेकिन अगर अच्छे से अप्लाई नहीं किए तो कॉज एंड इफेक्ट भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, जो कारण होगा उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। दूसरा उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो होते हैं बिजनेस में, तो उनमें क्या आपको याद रखना, फंक्शंस की, वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, किस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं। आगे इन्होंने दो बातें अपने माइंड में रखी जब इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हेनरी फ्योल ने, तो दो बातों को ये लेकर चले। पहला तो इन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस से कि फर्स्टली मैं ये बताना चाहता हूं कि लिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स शुड नॉट बी लॉन्ग, कि जब आप प्रिंसिपल्स की लिस्ट बनाओ तो वो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने कुछ 14 ही प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि ज्यादा लंबी लिस्ट ना हो। ठीक है, और इन्होंने ये कहा, लेकिन इन्होंने बट ये भी कहा था कि जो सजेस्टिव है, मतलब जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जिनमें ज्यादा सुझाव दिए जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हर सिचुएशन में आपके यूज होते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन ज्यादा करना चाहिए। इतने लंबे भी ना हो कि बंदा बोर ही हो जाए पढ़ते पढ़ते और काम करने का मन ही ना करे, और लेकिन जो हर सिचुएशन में यूज हो रहे हैं तो वो इतने एक्सप्लेन तो हो कि अगर कोई नया बंदा उन्हें यूज कर रहा है, नया पर्सन काम पे आया है, तो उन्हें एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए काम को ढंग से कर ले। बेटा नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडली इन्होंने दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात इन्होंने कही कि ध्यान रखें कि ज्यादा प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल नहीं होने चाहिए और ना ही नॉट रिजिड। ठीक है, एक तो फ्लेक्सिबल इतने हो कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनमें चेंज कर लिया जाए। ये नहीं है कि रोज ही आप उन्हें चेंज कर रहे हो। अगर आप उन्हें रोज चेंज करें तो कोई भी उन पर टच नहीं करेगा। ठीक है, और इतने रिजिड भी नहीं होने चाहिए। रिजिड मतलब कि एक ही प्रिंसिपल जो बन चुका है और सालों साल चलता आ रहा है, क्योंकि आप देखते हो ना टाइम सिचुएशंस बदल जाती हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती है तो टाइम सिचुएशन सब बदल जाता है।
ठीक है। तो इतने रिजिड भी ना हो कि पुराने जमाने की चीजें आज के जमाने में भी आप यूज कर रहे हो, और इतने भी फ्लेक्सिबल ना हो कि रोज ही बदल रहे हो। उन्होंने कहा कि सिचुएशन के अनुसार आप देख लेना, जैसे भी जरूरत हो उसके अनुसार उन्हें बदल देना, मतलब बिल्कुल रिजिड मत रखना। आई होप आपको हेनरी फ्योल की छोटी सी स्टोरी कि क्या थे, कैसे उनके माइंड में आया कि प्रिंसिपल्स बनाऊं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 12th में हमेशा एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। कई बार आपका वाइवा होता है, उसमें भी पूछा जाता है कि हेनरी फ्योल कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, 14 प्रिंसिपल्स दिया, ये तो बहुत पूछा जाता है। उनकी बुक का नाम क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। फिर उनके बारे में थोड़ा सा कि उन्होंने क्या सोच के प्रिंसिपल्स बनाए, प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, कि उन्होंने 2 बातें सोची, ज्यादा लंबे भी नहीं होने चाहिए प्रिंसिपल्स, और दूसरा क्या था कि आप उनमें ज्यादा चेंज भी ना करें और ज्यादा रिजिड भी ना रखें, एक फ्लेक्सिबिलिटी रखें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आगे हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल। ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल्स की जब हम बात करेंगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फ्योल ने, तो अब मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। और थोड़ा बेटा ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका जो असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, उसमें भी ये आता है, वाइवा है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका जो एमसीक्यूज है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्हें बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। 12th में सेकंड चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट यही पूछा जाता है कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल क्या है। तो चलिए अब इन्हें समझते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, पहला पॉइंट क्या कहता है, डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, काम बहुत बड़े लेवल पे होता है और कई तरीकों से होता है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू वर्क, आप काम को बांट सकते हो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, यानी मान लो कि एक वर्कर है, अगर वो मान लो कि हमें शर्ट्स बनानी है, वो कटिंग में अच्छा है तो आप उसे कटिंग का काम दे दो। एक स्टिचिंग में अच्छा है यानी सिलाई का काम कर सकता है तो उसे आप स्टिचिंग का काम दे दो। इससे क्या होगा, जो एक वर्कर है वो अपने काम में परफेक्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, वो अपने काम में काफी अच्छे से माहिर हो जाएगा और कम टाइम पे कम लागत में वो प्रोडक्ट को अच्छा बनाएगा और स्पेशलाइजेशन से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम आसानी से हो जाएगा। दूसरे वर्कर को दूसरा काम दे दो, इस तरह से आप काम को छोटे छोटे भागों में बांट दो। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होती है बेटा पावर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिप्लाई यानी आंसर करना कि हाँ आपने काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इस बात की जवाब देना। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है, कोई भी वर्कर जब काम करेगा तो आप जब वो काम नहीं करता तो या लापरवाही करता, पूछते हो ना आपने काम क्यों नहीं किया, तो वो आंसर देता है। लेकिन आपको किसी भी वर्कर को जिम्मेदारी के साथ साथ अथॉरिटी यानी पावर भी देनी चाहिए जिससे कि वो काम स्मूथली कर सके। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, पावर इतनी ज्यादा भी ना दे दें कि वो उसका गलत उपयोग करे और आपकी यानी ऑनर की वैल्यू भी खत्म हो जाए, और पावर इतनी कम भी ना दे कि वो काम को अच्छे से कर ही ना पाए, यानी जो उसके सबॉर्डिनेट है या उसके जूनियर है वो उसकी बात ही ना माने या उसको सपोर्ट ही ना करे। ठीक है, तो वो काम जब भी अच्छे से कर पाएगा जब उसके पास पावर होगी। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हर बार आता है क्वेश्चन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, अथॉरिटी। ठीक है, अगला है बच्चे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या कहता है भाई कि जो भी काम आप कर रहे हो वो डिसिप्लिन में करें, कंटिन्यूटी के साथ करें, सख्ती के साथ करें। जो आपने रूल्स बनाए हैं उनको हर हाल में जितना पॉसिबल हो सके उनको फॉलो करें। ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके बिजनेस में डिसिप्लिन नहीं है तो आपका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन हर हाल में आपका जरूरी होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अचीव करने के लिए, टाइम पर काम करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए यूनाइटी ऑफ कमांड। देखो बेटा यूनाइटी ऑफ कमांड क्या कहती है
कि जब भी आपको कोई ऑर्डर मिले, ठीक है, एक ही कर्मचारी से मिलना चाहिए एक ही टाइम पे। यानी जब भी आप कोई ऑर्डर रिसीव कर रहे हो तो 1 पर्सन से मिले, लिख लेना बेटा इसे या स्क्रीनशॉट ले लेना। एक तो वो 1 पर्सन से मिले या फिर वो 1 टाइम में मिले। इससे क्या होगा, इससे जिसको ऑर्डर मिल रहा है उसको क्रॉस ऑर्डर नहीं मिलेंगे और ना ही वो किसी तरह की दुविधा में पड़ेगा। ये मैं एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। मान लीजिए ये बेटा ए है, ठीक है, ए ने बी को और सी को ऑर्डर दिया। ए का ही एक साथी है यहाँ पे डी, अब वो भी बी को ऑर्डर दे रहा है, वो भी सी को। ए ने बी को ऑर्डर दिया कि जाओ तुम आज 50 प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, लेकिन डी ने कह दिया कि जाओ तुम मार्केट में चले जाओ और रॉ मटेरियल परचेज कर लाओ, रॉ मटेरियल परचेज कर लाओ। अब बी क्या करेगा, बी 50 प्रोडक्ट बनाएगा बिजनेस के लिए, वहीं पे बैठा रहेगा, एक ही बात मानेगा या डी की बात मान के बाहर चला जाएगा। अगर वो एक ही दिन में दोनों के ऑर्डर देखता है तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों ऑर्डर अलग ही अलग डायरेक्शन में है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए यूनाइटी ऑफ कमांड कहता है कि एक पर्सन को एक टाइम पे एक ही पर्सन से ऑर्डर मिले ताकि वो अच्छे से पूरा कर पाए। क्लियर? आगे बेटा यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन। अब बच्चों को ना ये दोनों पॉइंट एक जैसे लगते हैं, यूनाइटी ऑफ कमांड भी, यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन भी, ठीक है। डायरेक्शन क्या कहता है कि यहाँ पे 1 हेड 1 प्लान, ठीक है। 1 हेड मतलब इसी में एग्जांपल ले लो कि जो ए है वो एक क्या है, हेड है, और उसके दिमाग में प्रोडक्शन को लेके जो भी आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है, वो ए ही एग्जीक्यूट कराएगा। ऐसा नहीं है कि डी भी आके यहाँ पे प्रोडक्शन के मामले में टांग अड़ाने लगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि सारी प्लानिंग प्रोडक्शन की किसने की है, ए ने की है, वही आगे काम कराना चाहता है। तो 1 पर्सन जिसने भी प्लानिंग की है वही उसको एग्जीक्यूट करे, तो काम एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा। इन दोनों में बेटा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूनाइटी ऑफ कमांड में जो ऑर्डर है वो फॉलो किया जाता है कि एक पर्सन को एक ही टाइम पे ऑर्डर मिले। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो ऊपर सीनियर है, जिसने प्लानिंग की है, जिसके दिमाग में आइडिया है, वही आगे काम को डायरेक्शन देता रहे, दिशा देता रहे, वर्करों को ऑर्डर देता रहे, ताकि काम उसी की प्लानिंग के अनुसार हो जाए, ठीक है। यहाँ आपको एक वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और यहाँ आपको एक हेड यानी सुपीरियर यानी एक पावरफुल अथॉरिटी के बारे में ध्यान में रख के सोचना है, ठीक है। आगे वो कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक बात बताइए, ये जनरल इंटरेस्ट क्या होता है? जनरल इंटरेस्ट होता है सामान्य इंटरेस्ट, आपका हित, बिजनेस में जो सभी का हित है। सब क्या चाहते हैं बिजनेस में कि सभी को प्रॉफिट हो, सभी का उद्देश्य यही होता है। लेकिन इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग भी काम कर रहे हैं तो क्या 50 का व्यक्तिगत अपना जो इंटरेस्ट है, रुचि है या अपना जो हित है वो एक ही होगा? नहीं होगा ना। कोई चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़े, कोई चाहता है उसका बोनस बढ़े, कोई चाहता है कि उसकी प्रेस्टीज बढ़े, कोई चाहता है कि उसके शेयर्स बढ़े, ठीक है। तो ये सब अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। अब इन दोनों में किस तरह से सबऑर्डिनेशन करना चाहिए, किस तरह से आपके पर्सनल इंटरेस्ट, जो आपकी पर्सनल इच्छाएं हैं, उनसे ज्यादा जनरल इंटरेस्ट यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से समझना। मान लो ए है और उसका एक बेटा है, ठीक है। ए एक फर्म में काम करता है और उसका बेटा माल सप्लाई करता है यानी मार्केटिंग संभालता है, यानी रॉ मटेरियल बेचता है। तो ए अपनी फर्म के लिए अपने बेटे से माल खरीदना चाहता है, लेकिन जो इसका बेटा है ये इसको हाई रेट पे दे रहा है। मार्केट में यही माल आपको मान लो 50,000 का मिल रहा है,
ठीक है, और इसका बेटा इसी को 60,000 का दे रहा है। ये ए ऑफ फर्म, ए में फर्म में ए के साथ साथ और पार्टनरों का भी पैसा लगा है, बिजनेस में और लोगों का भी पैसा लगा है। अब ए जो चाह रहा है कि मेरे बेटे का 10,000 का फायदा हो जाए, 50,000 की चीज वो 60,000 से मार्केट में ले रहा, क्योंकि उसका पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। लेकिन क्या ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? क्या बाकी पार्टनर इसको लेंगे? जब वो ये नहीं क्वेश्चन करेंगे कि भाई जो मार्केट में 50,000 में सामान मिल रहा है दूसरे सप्लायर से, हम वो क्यों ले 60,000 में? ठीक है, तो यहाँ पे आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी ए के बेटे का फायदा नहीं देखना, ए का फायदा नहीं देखना, यहाँ पे पूरी बिजनेस का, पूरे फर्म का फायदा देखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन होता है बेटा आपकी वेजेस या सैलरी, वेजेस या सैलरी। जब आप अपने वर्कर से कोई काम कराते हो तो बदले में उसको पैसा देते हो, वो कहलाएगा आपका रेम्यूनरेशन। जितनी उसने मेहनत की बदले में आपने उसको पे कर दिया। लेकिन वो कहता है कि आप अपने वर्कर्स को इतनी कम सैलरी ना दें कि वो खुशी ना हो, मोटिवेट ही ना हो, या काम को छोड़कर कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम ढूंढे चले जाएं। वो अगर ना खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो दिल से काम नहीं करेंगे। यानी आपको अपने वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस और मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसी के हिसाब से सैलरी या वेजेस देनी है या रेम्यूनरेशन देना है। आगे कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए ये क्या होता है, इसको हम समझेंगे। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि पावर को एक ही बंदे के हाथ में, एक ही पर्सन के हाथ में दे देना। ठीक है, क्या होता है कि मान लो ये ए है और ये सारे डिसीजन लेता है, जो ये बोलेगा वही ये बी सी डी ई सब करेंगे, तो इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर चली गई। ठीक है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि पावर को दूसरे लोगों को भी देना। यानी अगर मैं ये कहूं कि ए ने ये पावर बी सी डी ई को दे रखी है और वो लोग आगे वर्करों से भी काम करा रहे हैं, यानी उन बी के हाथ में भी पावर है, वो भी आगे 10 लोगों से काम करा रहा है, सी के हाथ में भी पावर है, वो भी आगे 10-15 लोगों से काम करा रहा है, तो अब ये क्या कहलाई जाएगी? डिसेंट्रलाइजेशन। यानी उसने अपनी पावर को चारों ओर फैला दिया है, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इससे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे एक ही बॉस नहीं है और सबको बराबर का अधिकार दिया जा रहा है, डेमोक्रेसी टाइप वाली फीलिंग आती है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं कि अगर सारी पावर दूसरों पर चली जाती है तो फर्म में ना जो आपका मालिक है उसकी कोई थोड़ी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए लोग सेंट्रलाइजेशन भी रखते हैं ताकि उनका ओहदा बना रहे। ठीक है, आगे क्या कहता है बेटा? स्केलर चेन। ठीक है, अब हम स्केलर चेन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आगे मैं बताती हूँ आपको स्केलर चेन। ठीक है, तो स्केलर चेन क्या कहता है? स्केलर चेन दो बातों को ध्यान में रखना है कि मान लो ए यहाँ पे एक अच्छी पोस्ट पे ऊपर सीनियर बैठा है। ठीक है, अगर वो किसी को ऑर्डर देगा तो पहले वो बी को देगा, बी आगे ये बात सी को बोलेगा, सी डी से काम कराएगा, डी ई को बोलेगा, ई आगे एफ को। इस तरह से जो आपके ऑर्डर है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएंगे, एक सीक्वेंस में, एक लाइन में। ठीक है, एक फ्लो में डाउनवर्ड। इसी तरह से अगर कोई शिकायतें हैं, सजेशन है, तो वो सीनियर की तरफ ऊपर जाएंगे। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, ये अगर कोई शिकायत कर रहा है जी एच को बोलेगा, एच आई को, आई जे को, के को, एल को, और फिर ये बॉस तक पहुंचेंगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही शिकायतें लेके ये ऊपर पहुंच जाएगा। बिजनेस में दो फ्लो चलते हैं कम्युनिकेशन के, बात करने के। ठीक है, तो ये आपके ऑर्डर में होंगे और ये आपकी किस में होंगे? या तो कोई सजेशन होंगे,
या फिर क्या होंगी, ग्रीवियंस होंगी, सुझाव होंगे या फिर शिकायतें होंगी। क्लियर। अब ये जो अथॉरिटी, ये जो फ्लो है, ये जो लाइन है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जो नेटवर्क बना दिया है, बात करने का जो जरिया है वो नहीं चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर इसको, ये देखो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये भी 4 पॉइंट नीचे है, ये भी, यानी ये भी एक वर्कर है नीचे, ये भी एक वर्कर है। ठीक है, आई और ई, ये दोनों वर्कर है। जो बात ऑर्डर इनको पता है, इसको भी पता है। ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर बिल्कुल जल्दी में काम करना है तो क्या ये इसको बताएगा, इसको पूछेगा, इसको पूछेगा, इसको, फिर ये इधर, ये 8-9 लोगों से जुड़ के किसी बात को पूछेगा तो उस काम में बहुत देरी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, इमरजेंसी केस में थोड़ी जल्दी में डिसीजन लेने के लिए, ये जो ये चेन है ना बेटा, इसको ब्रेक कर देगा, ये डायरेक्ट इससे पूछ लेगा। अब आपके दिमाग में आएगा, अभी तो मैम आपने कहा कि फ्लो टूटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना। ये पॉइंट मैं जो बोल रही हूँ ये सिर्फ इमरजेंसी केस में होगा कि अगर आप जल्दी में कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तब ये टूटेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये यूज होता है तो इसे गैंग प्लैंक कहते हैं। तो बच्चों को ना यही समझ में नहीं आता ये गैंग प्लैंक क्या होता है। तो ये गैंग प्लैंक होता है कि ये ई डायरेक्ट एक एक करके ऊपर जाएगा, फिर वो लोग इसे बताएंगे। इतने लोगों से बात ना करके डायरेक्ट जब बात करेगा तो वो गैंग प्लैंक है कि अपने ही लेवल के, अपने ही ग्रुप के पर्सन से वो डिस्कशन कर रहा है या काम को पूछ रहा है। तो ये इमरजेंसी केस में ही लागू होता है। आई थिंक आपको ये स्केलर चेन क्लियर हो गया होगा। अब ऑर्डर में क्या कहता है कि जो राइट चीजें हैं, राइट थिंग्स एट अ राइट प्लेस। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। राइट पीपल एट राइट वर्क, या फिर राइट थिंग्स एट राइट प्लेस। देखो, पीपल है आपका ह्यूमन, ठीक है, इंसान जो आपने काम पे रखा है, ह्यूमन एम्प्लॉय इंसान, उसको आपको राइट वर्क देना चाहिए। जिस काम को वो करने के लायक है आपको वही काम उसे देना चाहिए। का काम है और आपने दुबला पतला इंसान रख लिया, क्या वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा ना। तो उसके लिए तो थोड़ा बाउंसर टाइप चाहिए आपको, हैवी पर्सन ही चाहिए जो हैवी वेट उठा पाएगा। ठीक है। और जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह कर सकता है, उसे आप हैवी लोड उठाने के लिए बोल रहे हो और वो दिखने में दुबला पतला है, तो क्या वो उस काम को कर पाएगा? नहीं। तो समझ गए होंगे, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, जो मेंटली वो वर्क कर सकता है वो उसको मेंटली वर्क दे दो, फिजिकली जो वर्क कर सकता है फिजिकली दे दो, जो जिसमें स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको काम दे दो या उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम दे दो। क्लियर। आगे बेटा ये कहता है कि राइट थिंग्स क्या होती हैं? आपकी जो वस्तुएं होती हैं वो क्या रिसोर्स में आ गई कि कौन सी प्लांट है, कौन सी मशीनरी लग रही है, ठीक है, तो उनको राइट प्लेस पे, उनकी जगहों पे आपको सही रखना होगा। देखो, वर्कर जो होता है 8-9 घंटे काम कर रहा है, सुबह आएगा तो क्या वो मशीनों को इधर उधर करता रहेगा? नहीं ना। जहां वो काम करता है वही मशीन होती है, वही सेटअप लगा होता है। मान लो मैं ही पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं मार्कर इतनी दूर से उठाने जाऊंगी? नहीं। रजिस्टर भी पास में रखना होता है, मार्कर भी पास में। तो वही कहते हैं कि राइट थिंग्स एट अ राइट प्लेस। ठीक है, कि चीजें जो काम के टाइम पे चाहिए वो हर चीज उसके अकॉर्डिंग वही रखी जानी चाहिए, उसी ऑर्डर में रखी जानी चाहिए। ठीक है। आगे कहता है इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है? एक समान। अगर आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, देखो वहां आपको किसी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। यहाँ आपको उनके काम के अकॉर्डिंग को सैलरी देनी है या उनके साथ कोई पार्शियलिटी, भेदभाव नहीं करना है। ठीक है। या आपके फ्रेंड हो, आपको यहाँ पार्शियलिटी नहीं करनी। ठीक है। आगे कहता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ठीक है, पर्सनल में ये आपके एम्प्लॉय आ जाते हैं, कर्मचारी। तो जब आपने इन्हें रखा है तो काम पे ऐसा नहीं है आज रख लिया 10 दिन बाद फिर निकाल रहे, 2 महीने बाद निकाल रहे, नहीं। इनको एक स्टेबिलिटी देनी चाहिए ताकि टिके रहे, दिल से काम करें, खुश रहें,
ऐसा नहीं है कि ये टेंशन में बैठे रहे, कहीं मुझे काम से तो नहीं निकाल देंगे, एक गलती हो गई मुझे काम से, तो वो नेगेटिव सोचते रहेंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, वो एक डर वाले माहौल में रहेंगे। ठीक है, तो आपको इन्हें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो शांत रहें, दिल से काम करें और मोटिवेट रहें कि मैं यहाँ पे अच्छे से काम करूंगा। ठीक है, आगे बेटा पॉइंट है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है शुरुआत करना। देखो कई बार क्या होता है कि जो सजेशन आपके वर्कर्स दे पाते हैं, वो कई बार बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं, जो ऊपर के लेवल पे होते हैं, प्लानिंग करते वक्त उनके पास भी आइडियाज नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि जो लो लेवल वर्कर है वो एक रियल सिचुएशन में जहां काम कर रहा, उन चीजों से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है। ठीक है, तो उनके पास कुछ नए आइडियाज आ जाते हैं, तो जब वो सजेशन देना चाहें तो कई बार क्या होता है कि जो ऑनर है उसको इसकी ईगो हर्ट होती है कि क्या मैं इतना बड़ा ऑफिसर, बड़ा लेवल का बॉस, एक जूनियर का, एक वर्कर का सजेशन लूंगा? नहीं। तो इस तरह की ईगो आती है, तो जिसकी वजह से वो उनके सजेशन को डिनाई कर देता है या मना कर देता है। इनिशिएटिव ये कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे उनकी डिमोट हो जाते हैं, वो मोटिवेशन उनका खत्म हो जाता है। तो आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनके आइडियाज को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनको ये फील कराना चाहिए हाँ भाई आपके सजेशन भी हमारे लिए कीमती है। ठीक है, ताकि वो उससे, जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे वो जुड़े रहें, नए नए आइडियाज आपको बताते रहे, मोटिवेट रहे, आपकी तरक्की के लिए वो काम करते रहे। तो इनिशिएटिव ये कहता है कि जो भी कर्मचारी अच्छा काम करता है, कुछ नई तकनीकें बताता है, कुछ नया बताता है, ठीक है, कुछ नई नई चीजें जोड़ता है प्रोडक्शन में, तो इनिशिएटिव वहां पे आपको उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए, उन चीजों को अपने बिजनेस में स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे आपका लास्ट पॉइंट है स्प्लिट द कॉर्प्स। यहाँ पे बेटा आप सिर्फ एक वर्ड याद रखना, टीम वर्क। कि जो भी आप काम कर रहे हो वह कैसे कर रहे हो? टीम में, टीम वर्क में जो भी आप काम कर रहे हो उसको क्रेडिट क्या दे रहे हो कि हमने मिलके किया है, टीम भावना से काम करना चाहिए। अगर मैं रहेगी तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे से फिर झगड़े होंगे, हड़ताल होगी, लॉकआउट होगा, तालाबंदी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सद्भावना ऐसी होनी चाहिए कि टीम में आप वर्क कर रहे हो, सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सबका एक ही गोल है, क्या? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो यहाँ आपका ये सेकंड चैप्टर 2.1 खत्म होता है। मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।